लेकिन मैं आसिफ समसम हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, आप क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बड़ा नाम है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में इस वक्त जितना ग्रो एक साल के अंदर किया है और जो ख़ास तौर पर जो असल चीज़ थी वो इसके अंदर थी, वो जितनी भी लकूनत थी वो ख़त्म की गई, लेजिस्लेशन के मामला थे वो किए गए और फिर हुकूमत की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फिर बैंकों को इन्वॉल्व करके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, नया पाकिस्तान मेरा घर, ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ रहीं। फिर बड़े जैसे आप बिल्डर्स हैं, आबाद के लोग हैं, उनके बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के ज़रिए इन चीज़ों को किया गया। आप ये समझते हैं कि इन तमाम तर इक़दाम जो पिछले एक साल से गवर्नमेंट के थे आपके सेक्टर में, यानी कि रियल स्टेट सेक्टर की ख़ास तौर पर बात की जाए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए, उससे पाकिस्तान की मईशत में आप लोगों का वो वाकई किरदार हुआ है? और जो ये लेजिस्लेशन हो रही है, जो चीज़ें ठीक हो रही हैं, उससे क्या बेहतरी होगी अगले आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं सिंध बलूचिस्तान का फॉर्मर चेयरमैन हूँ, आबाद का, और आबाद के 85% जो मेंबर हैं वो इसी रीजन में है, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर भी शामिल है जी। और जैसे कि आपने ये बात की एमएनएसटी की, जो हालात है, जो उनका, आप ये देखिए तीन चीजें, एक है एमएनएसटी, एक है नया पाकिस्तान हाउसिंग, और एक है वो फैसिलिटी जो बिल्डर को काम करने के लिए या ईज टू डूइंग बिजनेस करने के लिए दी गई। ये तीन चीजें थी जो मई 2020 में इमरान खान साहब ने अनाउंस की थी। हमने एमएनएसटी के हवाले से जिस दिन ये पैकेज आया था, उस वक्त मैं कराची चैम्बर में हाउसिंग रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का मैं चेयरमैन था। उसी दिन मीडिया पे, आपके चैनल पे भी मुझे याद है कि हमने कहा था कि ये सिंध के लिए काम का नहीं है, इसलिए कि जिस 30 दिन की, ये ईज टू डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिस 30 दिन 45 दिन के एनओसी की बात की गई, तो 18 एनओसी हम कलेक्ट करते थे, 3 कम की गई वर्टिकल तामीरात में, फिर एक और बढ़ा दी गई, यानी 3 कम करके ये 16 पे आज खड़ी। तो बात ये थी कि देखिए, इमरान खान का जो विजन था कि पाकिस्तान में इस सेक्टर को चलाना है, और ये आबाद में ही इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, समझते हैं कि ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जो इलेक्शन से पहले जिन्होंने जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए, कि इलेक्शन के बाद उन्होंने इंश्योर किया कि ये सेक्टर चले, और मैं विटनेस हूं कि आज तक वो विलिंग है कि ये सेक्टर चले और जो रुकावटें हैं उसको दूर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो सिंध के लोग हैं, वर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो कराची सबसे बड़ा हब है, और वो इस वक्त ब्लॉक है, किसी भी वजह से ब्लॉक है। 250 प्रोजेक्ट हमारे ब्लॉक हैं, इमरान खान साहब की नॉलेज में भी हैं, हमारे जो सेक्टर के लोग हैं उनकी नॉलेज में भी है। हमने बारहा निशानदेही की, मैंने कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी की। इस वक्त भी मैं रियल एस्टेट सेक्टर का मरकजी कन्वीनियर हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो ये चीजें हम बड़े करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। देखें, बिल्डर को एमएनएससी से कोई लेना देना नहीं था। ये जो इंप्रेशन दिया गया शुरू में 2020 में, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें एमएनएससी दी गई। सॉरी टू से, ये हमारे लिए नहीं थी, ये एमएनएससी में जाती तौर पर हमारी एमएनएससी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए दी, और ये उन्होंने उस कोविड के हालात में जब मुश्किल मईशत की सूरत थी, आगे पता नहीं था कि एक्सपोर्ट चलेगी नहीं चलेगी और कोई जराए होंगे, उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को चलाने का फैसला किया। और मैं समझता हूँ ये दुनिया का पहला वजीर आजम था जिसने एक लोकल सेक्टर पे हाथ रखा, और उसकी उम्मीद बढ़ी और रेट बढ़ने शुरू हुए, और ये थोड़ा आपको अच्छा जो नजर आ रहा है वो उनके उसी इकदाम की वजह से हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिंध में हमने पहले दिन कहा था कि चूंकि 18वीं तरमीम में आप इंश्योर नहीं कर सकते 30 दिन 45 दिन में, यानी हम समझते हैं कि साल में 19 एनओसी हमें मिली। जो लाहौर था वहां पे 250 के करीब या 230 के करीब जो है एनओसी वो उन्होंने इशू कर दी। ये वो एलडीए था जहां पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। एसपीसीए बहुत बड़ा इदारा है। आसिफ साहब, जहां तक मैं आपकी बात समझा हूं, इसमें तो मुझे वो वाक़या भी याद आ रहा है जब स्पेशली चीफ सेक्रेटरी सिंध को वज़ीर आज़म ने बुलाया और उनसे कहा कि ये मैं इस तरह की चीज़ें सुन रहा हूँ कि ख़ास तौर पर एनओसीज़ के मामलात के हवाले से, और वो मैं थोड़ा इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर लूँ कि बग़ैर किसी जो है वो ले दे के चीज़ें पास नहीं हो रही, एनओसी नहीं आप दे रही है, मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा, ये क्या इसका मतलब है कि सारे अमल में जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ उसकी आप थोड़ी वजाहत कीजिएगा कि सिंध गवर्नमेंट या सिंध की मशीनरी, चले हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सिंध की मशीनरी जो है वो रुकावटें बन रही है आपके लिए ख़ास तौर पर? देखिए, मैंने पहले जैसे कहा कि 3 चीजें हैं जिसको मिक्स कर दिया गया है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो आके क्लियर करते हैं इन बातों को, मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त उनको अदा करनी थी, नहीं की। वो 3 चीजें ये थी कि जैसे आपने कहा अप्रूवल्स की बात, कि सिंध गवर्नमेंट का इशू
देखिए बात यह कि 18वीं तरमीम में जब तक सूबा आपके साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं होगा आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। आपका पॉलिटिकल डिफरेंस कोई भी हो, हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम सियासी लोग नहीं है, हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। इस आदमी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है जो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए खड़ा है, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी भी एंगल से वो डील कर रही हो। हमारा किसी गवर्नमेंट से ना कोई इख्तलाफ है, लेकिन जब तक हम ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जब तक हम इन चीजों को ईस्ट टू डूइंग बिजनेस की तरफ नहीं ले जाएंगे। देखिए जब मैं एक बात कह रहा हूँ कि खाली सिंध गवर्नमेंट नहीं है, 2 एनओसी तो फेडरल की थी, जिसको 3 एनओसी, जिसमें हम एयरफोर्स की, हम सिविल एविएशन की और स्वीगेस की बात कर रहे हैं। वो एनओसीज भी आज भी आप देखें तो उनका टाइम कट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जैसे एक एसआरओ इशू किया फरवरी में कि जी अब लेने की जरूरत नहीं है, और सिविल एविएशन की एनओसी से आप एग्जेम्प्ट हो गए। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नहीं पता, किसी ने एक्सप्लेन किया नहीं किया, कराची पूरा तकरीबन फनल एरिया है, क्लिफ्टन को छोड़ के या नेशनल हाईवे या सुपर हाईवे को छोड़ के जो डाउनटाउन है वो सारा फनल एरिया है। फनल एरिया में बगैर एनओसी के आप सिविल एविएशन के बगैर कोई तामीरात आप नहीं कर सकते। तो ये कहना कि हमने खत्म कर दी, नहीं, सॉरी टू से आपने आसान किए, आपने जो दूर की जगह थी उनको खत्म कर दी, लेकिन डाउनटाउन आज भी इफेक्ट है। वर्टिकल तामीरात डाउनटाउन में होती है। मैं सुपर हाईवे से आगे 50 मंजिल की बिल्डिंग नहीं बना सकता, उसको मैं बेच नहीं सकता, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उन गरीब लोगों से, क्योंकि वो वहां पे रहने वाले कमजोर तबका है, तो वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये कॉस्ट बहुत हैवी है जब मैं बात करता हूँ हाई राइज की। लेकिन अब एक और बात, जो हमारी चाहत है, आपने बजट के हवाले से बात की, तो मैं आपको बताऊं हमारी चाहत है कि जो हम चाहते हैं, एफटीआर को आपने टाइमलाइन किया हुआ है, आपको 6 माह, 1 साल किया, फिर 6 माह बढ़ाया, अब आपने 31 दिसंबर 2021 को एफटीआर का मतलब है फिक्स टैक्स रिज्यूम, यानी आपका टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का आपका जो बीच का जो ताल्लुक है वो खत्म हो जाता है। आपको जब प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं तो पहले दिन आपको पता है कि आपको इतना टैक्स इस प्रोजेक्ट पे देना है, उसको 4 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किलात, मैं समझता हूँ ये बात के IMF की भी शराइत हैं, कंडीशंस हैं, लेकिन नाजायज शराइत मान लेना भी जायज बात नहीं है। जब एफटीआर में आपको हम समझते हैं कि वो जो अंडर टेबल जाता है वो नहीं जाएगा और डायरेक्ट टैक्स आपको मिलेगा, तो उसके लिए टाइमलाइन लग रहे थे। अच्छा, ये टैक्स के मामला इंतहाई पेचीदा रहे हैं समसम साहब के, ये पहले भी और अब भी। अच्छा सर, मैं एक दूसरी बात बता दूं कि जिससे कि मैंने कहा कि एमएनएसटी के हवाले से बात की जाती है कि एक्सटेंशन हो, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का जहां फायदा हो वो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसको बिल्डर की तरफ से डालना कि जी बिल्डर का फायदा है, बिल्डर का फायदा नहीं है। बिल्डर तो आपको कर रहा है कि इस सेक्टर में अगर कोई बंदा आके काम करता है जिसका पैसा डिक्लेयर्ड नहीं है, तो कौन सी इंडस्ट्री है जो अपने कंपटीटर को जगह देगी? हमने जगह दी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये एमएनएसटी जिनको मिली उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए हुकूमत का, कि उनको मौका दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो हिस्सा बने इस माशी नई इंडस्ट्री का, वो लोग हिस्सा बने जो उनको एमनेस्टी मिली है। मैं एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, 6 से 7 सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत बेहतरी आई, उन्होंने एक्सपोर्ट अपना किया, वो उन्होंने ग्रो किया, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट है सबसे बड़ा हिस्सा भी उन 5-6 सेक्टर्स का आ रहा है। लेकिन आप भी क्योंकि एक्सपोर्टर्स हैं, आप समझते हैं कि ये जो अब आने वाला बजट है वो बिजनेसमैन के लिए और ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर्स के लिए, एक चीज़ में ज़िम्नन ये भी है कि मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी हैं लेकिन एक्सपोर्टर्स कम हुए हैं, यानी कि जो छोटा एक्सपोर्टर्स है वो शायद कहीं ना कहीं नीचे पिस चला गया। इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। दूसरा कि ये बजट आगे आने वाले वक्त में एक्सपोर्टर्स के लिए कैसा होगा?